यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एचपी टेट, जो कि पेपर हुआ है हमारा 25 जून को। नॉन मेडिकल का ये एग्ज़ाम था, तो इसी के क्वेश्चंस की हम एक बार एनालिसिस करेंगे और उसी के साथ हम बात करेंगे कि और कौन से क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। इसके अलावा हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए उसी बेसिस पे एक और वीडियो स्टार्ट करेंगे। हमारा वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट। यानी जो सीमेंट है अगर उसको सेट होने से आपको बचाना है तो कौन सा केमिकल इनमें से यूज़ करेंगे। तो केमिकल्स आपके पास दे रखे थे जिप्सम, लाइमस्टोन, क्ले एंड सिलिका। तो इसका राइट आंसर था जिप्सम। जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम दी फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन में क्या रखा था? रिएक्शन में यहाँ पे हमारे पास दे रखा था CH3Br + 2Na CH3Br give rise CH3 डबल सिंगल बॉन्ड CH3 NaBr। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक हेलो एल्केन है ना। CH3 यानी कि यहाँ पे हम इसको R मान सकते हैं, RX प्लस सोडियम N2Na प्लस RX, और यहाँ पे हमारे पास लिखा है इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और हमें याद है कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब भी कोई रिएक्शन होती है वो है हमारी वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन दोनों ही हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ योर, देखिए सोडियम से जब आप X और यहाँ का X को मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2NaX, यानी कि एक सोडियम का हैलाइड। और जो बाकी है आपका R मीन्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है आपका एक एल्केन। तो ये आपका बनता है कब? ड्यूरिंग दी वुड्स रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और अगर बात करें फिटिक रिएक्शन की, मान लो कि मेडिकल वालों का एग्जाम है, वहाँ पे पूछ लिया आपसे फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में होता क्या है, हम क्या करते हैं, कोई भी एरोमेटिक, इस तरह से एरोमेटिक कोई बेंजीन लेनी है, उसके ऊपर क्लोरीन जोड़ देना है। ऐसे ही एक और एरोमेटिक बेंजीन लीजिए, उसके ऊपर ऐसे क्लोरीन को जोड़ दीजिए। इस तरह से हम उसको जोड़ देंगे और बीच में हम क्या करेंगे, ये भी हमारा रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? सोडियम की प्रेजेंस में। और ये अगेन सोडियम रहेगी इसमें मेटल। और क्योंकि आपको पता है सोडियम कोल्ड वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, हाईली एक्सप्लोजिव कहा जाता है सोडियम को वाटर के साथ, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला क्लोरीन और जो पहली बेंजीन का क्लोरीन है ये मिक्स करेगा सोडियम के साथ और क्या बनेगा, NaCl की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, यानी कि 2NaCl हमें मिलेगा। और दोनों के दोनों बेंजीन को अगर हम इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से यहाँ पे, तो हमारे पास बनेगा डाईफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको? डाईफिनाइल इसको कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से आपको समझना है कि जब हमने वुड्स रिएक्शन किया तो वुड्स रिएक्शन में हमने क्या किया, एक एल्केन को मिक्स किया। दो एल्केन्स हैं, इनके हेलो एल्केन्स, क्योंकि हेलोजन लगे हैं, X हम रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजन के लिए। दोनों को मिक्स करके हमारे पास एक सिंपल एल्केन यहाँ पे बना। तो हम इसके लिए ट्रिक क्या रखेंगे, व्हाट्सएप। क्या रखेंगे? व्हाट्सएप में देख सकते हैं, W से बन गया वुड्स, A से बन गया एल्केन, है ना। और फिटिक में हमने क्या किया, फिटिक में हमने बेंजीन को लिया। तो यहाँ पे हम ट्रिक बनाएंगे, फेस से बन गया फिटिक और ब से बन गया बेंजीन, यानी कि बेंजीन की ऊपर लगा है Cl ग्रुप। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपके पास पूछा जाए वुड्स फिटिक रिएक्शन कौन सी है, तो वुड्स फिटिक का मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ पे अल्काइल हैलाइड होगा, सोडियम लेंगे आप 2Na, और एक आप लोगे यहाँ पे एरोमेटिक हेलो
अरीन, ये आपका एरोमेटिक है, बेंजीन है, और उसके ऊपर इस तरह से ये क्लोरीन लग जाए, इसको बोलते हैं एरोमेटिक हेलो अरीन, हेलो अरीन, क्योंकि हेलोजन है और ये अरीन वर्ड यूज़ करते हैं एरोमेटिक के लिए। तो एक होगा हेलो एल्केन, एक होगा हेलो अरीन, दोनों को मिक्स किया जाएगा सोडियम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर की फॉर्म में प्रेजेंस में होगी, और यहाँ पे हमें इस तरह से ये बेंजीन, और बेंजीन के साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका आर, इसको बोलते हैं आपका अराइल अल्केन, ठीक है, क्योंकि ये एक बेंजीन है और ये एक साथ में अल्कीन है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। आई होप आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो पैरेलल ध्यान रखना है, क्वेश्चंस वुड्स रिएक्शन इनसे पूछा है, फिटिक रिएक्शन आपसे पूछ सकते हैं या फिर वुड्स फिटिक भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंटर ऑफ एटम XeF2, यानी कि जिनॉन डाईफ्लोराइड। क्या लिखा है, जिनॉन डाईफ्लोराइड में हमें पूछा है कि कितने लोन पेयर होंगे। तो आपको पता है, आपने याद करना है ग्रुप नंबर 18, जिसके मेंबर हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जिनॉन, एंड लास्ट में हम लेते हैं रेडॉन। तो ये इसके लिए ट्रिक भी है, हीना ने अरेंज कर 0 रन बनाए, इसका ट्रिक है, हीना ने अरेंज कर 0 रन बनाए। तो यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप नंबर 18 के मेंबर हैं सारे के सारे, और इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। अब नोबल गैसेस हैं तो उनके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये लिखा है XeF2। तो यहाँ पे हम देखेंगे Xe, जिसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितनी फ्लोरीन लगी हैं, 2 फ्लोरीन लगी हैं। और फ्लोरीन क्योंकि ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब जिनॉन से पकड़ेगा तो इसके पास 8 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस तरह से दोनों के पास अगर हम देखेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, हमारा कौन, हमारा फ्लोरीन भी और दूसरा फ्लोरीन भी। और इसके पास हमें पूछे हैं लोन पेयर, तो लोन पेयर में आते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, और ये तीसरा लोन पेयर। तो हमारे पास टोटल जो है वो 3 लोन पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पूछा गया है कैप्रोलैक्टम व्हेन हीट इट एट हाई टेम्परेचर गिव राइज, यानी कि जब कैप्रोलैक्टम को आप हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे तो ये आपको क्या देता है। तो देखेंगे, देखो ऑप्शन है नाइलॉन 66, डेक्रॉन, टेफ्लॉन या फिर नाइलॉन 6। तो हमारे पास अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करें, नाइलॉन 66 क्या है, ये भी एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर आपको ध्यान रखना है कौन है, अडीपिक एसिड इसका मोनोमर। और डेक्रॉन जिसको हम और क्या बोलते हैं, टेरिलीन, ऑल्सो कॉल्ड टेरिलीन। और ये जो डेक्रॉन है इसको बनाने के लिए यूज होता है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेराफोथैलिक एसिड। डेक्रॉन या टेरिलीन को बनाने के लिए यूज होता है इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेराफोथैलिक एसिड प्लस टेराफोथैलिक एसिड, ठीक है। और टेफ्लॉन तो आपको पता है, टेफ्लॉन जो कि एक हमारे नॉन स्टिकी पैन्स की कोटिंग में भी यूज़ होता है, और ये एक थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा टेफ्लॉन जिसका मोनोमर क्या है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिसे हम पढ़ते हैं टेट्राफ्लोरो, क्योंकि 4 फ्लोरीन है, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, है ना, 2 कार्बन है तो इथाइलिन, डबल बॉन्ड भी साथ में। तो
हमें पूछा है कैप्रोलैक्टम, तो पहले 3 तो नहीं हुए क्योंकि सबका अलग अलग है मोनोमर। नाइलॉन 6,6 में जो मोनोमर है उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन करना है। अगर इनसे नाइलॉन 6 पूछा है, हो सकता है आपसे नाइलॉन 6 के बारे में पूछ लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब हुआ कि जिस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो, इंटैक्ट नॉट चेंज। देखो डीनेचुरेशन पूछा है, डीनेचुरेशन का मतलब होता है यानी कि आप किसी चीज़ को हीट करो और वो अपने आप को क्या कर ले, चेंज कर ले, मतलब उसकी पोजीशन या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाए, कन्फिग्रेशन में चेंज आए, डैमेज हो जाए, कन्फिग्रेशन जो एक्चुअल था वो कोई और बन जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन थे प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ध्यान से समझेंगे, प्राइमरी प्रोटीन सबसे पहले हमें पूछा है प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो आपका रहता है बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। टोटल कितने अमाइनो एसिड हैं, 20 अमाइनो एसिड हैं। ये 20 अमाइनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर तो प्राइमरी प्रोटीन है तो वहाँ पे क्या होगा, सिंपल एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा, तो जुड़ने पे वो जिस जॉइंट से वो जुड़ेगा उसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोटीन्स में तो हमें सिंपल देखने को मिलती है पेप्टाइड लिंकेज। सेकेंडरी प्रोटीन्स, क्योंकि यहाँ पे हमें सेकेंडरी प्रोटीन्स में हम देखो डायग्राम में भी लिखा गया है, सेकेंडरी प्रोटीन्स में एक होती है अल्फा प्रोटीन्स और एक होती है आपकी बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स। और इन प्रोटीन्स को बनाने के लिए, जैसे अल्फा है राइट हैंड की तरफ को कॉइल है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हमें देखने को मिल जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिखा भी गया है स्लाइड में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है सेकेंडरी प्रोटीन में। और टर्सरी प्रोटीन की बात करें तो टर्सरी प्रोटीन में हमारे पास इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम हीमोग्लोबिन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेगा। इसके अलावा इसमें आपको वंडरवॉल फोर्स या फिर आपको डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिल जाती है, किसमें, टर्सरी प्रोटीन्स के अंदर। 3 टाइप की बॉन्ड बता दी है मैंने, हाइड्रोजन, पेप्टाइड बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्स। इसके अलावा आपके पास रहेगी यहाँ पे सल्फाइड बॉन्डिंग। तो इतनी सारी बॉन्डिंग होने के कारण ये क्या होगा, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, काफ़ी कन्फिग्रेशन में काफ़ी राउंडेड शेप आ जाएगा। अगर हम तीनों को यानी कि टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें प्राइमरी प्रोटीन लिया है, टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमने सेकेंडरी प्रोटीन लिया है, और टेस्ट ट्यूब 3 जिसमें हमने लिया है टर्सरी प्रोटीन, अगर हम तीनों को हीट करें, हीट करने से जल्दी कौन टूट जाएगा, तो जिसमें देखो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग है, वंडरवॉल फोर्स वीक बॉन्डिंग है, तो ये कहीं ना कहीं ये डीनेचर हो जाएंगी, ये टूट जाएंगी, टूट के सिंपल मॉलिक्यूल में बन जाएंगे, है ना। वैसे ही सेकेंडरी में टूट के ये टूट जाती हैं, डीनेचर हो जाती हैं। लेकिन जो प्राइमरी प्रोटीन्स हैं दे कैन नॉट ब्रेक, ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन जो है वो रिमेन इंटैक्ट। ये लाइन जो है डायरेक्ट हमारी एनसीईआरटी से ली गई है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो प्राइमरी प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर नहीं करती है, दे रिमेन इंटैक्ट। तो ध्यान रखेंगे कौन सी प्रोटीन जो है वो डीनेचर नहीं करेगी, तो आंसर होगा प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन्स डू नॉट डीनेचर, दे रिमेन इंटैक्ट, वो सेफ है, जैसे है वो वैसे ही रहेंगी। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा ए, प्राइमरी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था क्लास के अंदर मैंने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया था आपके पेपर से पहले। देखो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार आपको बताना था इस कन्फिग्रेशन का एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे देखो, ये आपको अगर इसका पता हो कि ये कौन है, ये आपका है रेडॉन। और रेडॉन आपको मैंने अभी पिछली स्लाइड में करवाया कि ये आपका कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 18 का मेंबर है और सबसे लास्ट वाला है ना। क्या था, हीना,
ने हीना ने अरेंज कर 0 रन बनाए। तो यहाँ पे ये आ गया हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनॉन 54 और रेडॉन आ गया 86। तो हमें पता लग गया कि हमारा जो रेडॉन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, हमारा 86 है। ठीक है, अब 86 ये हो गए। इसके अलावा लिखा है 5f। 5f में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 14। तो 14 इसके प्लस कर लो। डी अगला है आपका डी, और डी में हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, डी के पास जो हमारे पास दे रखे हैं नंबर, वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो डी है उसका नंबर दे रखा है 1। ठीक है, और 7 के साथ लगाया है आपका नंबर 2। तो यहाँ पे हम इनको प्लस कर सकते हैं, यानी कि 86 प्लस 14 एंड प्लस डी का 1 और एस का 2, सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 103। ठीक है, और 103 के लिए हम लिखेंगे अन, क्या लिखेंगे, अन, 1 के लिए अन, 2 के लिए नील, ठीक है, 3 के लिए ट्राई, IUM, है ना, IUM। तो ये हमारे पास राइट आएगा अनलिन ट्राइयम। तो अनलिन ट्राइयम कहाँ पे है, डी ऑप्शन, अनलिन ट्राइयम, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मे हैव क्वांटम नंबर। कितने इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में जिसका क्वांटम नंबर कितना है, 3 है, और L कितना है उसका, L दे रखा है आपके पास 2, L दे रखा है 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं आपसे। देखिए ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ था क्लास से पहले, पेपर से पहले हुआ था डिस्कस, यूट्यूब पे भी करवाया गया था। अगर n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, L इसमें कितना है, 0 है, तो हमें पता है 0 डेजिग्नेट करता है S के लिए, 1 डेजिग्नेट करता है P के लिए, 2 डेजिग्नेट करता है D के लिए। तो देखो 0 S ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा C। ये क्वेश्चन डिस्कस था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में पूछा गया था द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर फ्रॉम द 250 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी कि हमें यहाँ पे बोला गया था मोलैरिटी निकालने को बोला था, तो हम इसको अलग से करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है पहले। तो मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में हम लेते हैं एक्चुअल मास, कितना हमें सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट होगा उसका मास कितना है बटा उसका मॉलिक्यूलर मास। तो सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है, सॉल्यूट का मास हमारे पास गिवन है 4 ग्राम, है ना। तो हम पुट कर सकते हैं NaOH का मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता करना है। तो देखिए सॉल्यूट का मास दे रखा है 4 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास सोडियम का 21, है ना, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल किया तो ये आ जाएगा 40। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम डिवाइड करके निकालेंगे तो ये इक्वल टू हमारे पास रहेगा 0.1 मोल, ये निकल गए मोल। अब मोल जो निकले हैं उनको पुट कर दीजिए यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने निकले हैं उनको पुट करिए यहाँ पे। ये हैं आपके 0.1 और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है आपके पास 0.25, है ना। ये आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये देखिए 250 ml है ना, 250 ml है। हमें क्या लेना है, लीटरों में लेना है। तो हमने क्या किया, 250 ml को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 1000 लीटर से। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा 0.25। अब इसको आप आगे कर सकते हैं डिवाइड करके, जब देखेंगे तो पूरा जब इसका डिवाइडेशन होगा तो इसके इक्वल ये कितना आएगा 0.4
और कैपिटल एम, क्योंकि मोलैरिटी का यूनिट होता है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम आ जाएगा आपके पास। और यही है आपका क्वेश्चन। देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा निकल जाएगा इससे। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास मोलैरिटी क्या है, जो कि आपके पास कैपिटल एम से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को, और यह जो है वो टेम्परेचर के डिपेंड करती है। ये ध्यान रखेंगे, कैपिटल एम मोलैरिटी डिपेंड होती है हमारे, डिपेंड्स करती है किस पे, टेम्परेचर पे। और जो स्मॉल एम है वो है आपकी मोलैलिटी, और ये जो है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर, ध्यान रखेंगे, है ना। और क्योंकि मोलैलिटी के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को मास या केजी में मेज़र करते हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप पढ़ के जाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ चाइना रोज इज़ यूज एज ए नेचुरल इंडिकेटर, है ना, चाइना रोज है उसको नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करेंगे। तो पूछा गया था कि क्या कलर इसमें आएगा विद बेसिक सोल्यूशन के साथ। तो देखेंगे यहाँ पे देखो मैंने स्लाइडें भी बना रखी हैं हमारे पास। अगर तो चाइना रोज हो, और चाइना रोज का खुद का कलर कैसा है, थोड़ा पर्पल पिंक जैसा कलर आएगा इसका, है ना। और जैसे ही आप इसको एसिड में डालेंगे, एसिड में डालने से हमारे पास इसका जो कलर आता है चाइना रोज का, दैट इज़ योर लाइट पिंक, है ना, ये बोल सकते हैं हम इसको, है ना, ये पिंक जैसा कलर आएगा इसका। लेकिन अगर इसी को हम चाइना रोज को ही अगर हम डिप करें किसमें, हमारे पास किसी बेस के साथ, ये देखिए ये चाइना रोज है, इसको हमने कहाँ डाल दिया, बेस के साथ डाल दिया। तो यहाँ पे बेस में डालने से हमारे पास ये आ रहा है ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर। और एसिड के साथ हमें यहाँ पे दिखेगा ये एक तरह से थोड़ा पिंकिश कलर। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हिबिस्कस चाइना रोज के साथ, ये अभी क्वेश्चन में पूछा गया था बेसिक सोल्यूशन किसके साथ आएगा, बेसिक सोल्यूशन में कलर आएगा हमारा ग्रीन कलर। इसके अलावा एक और है इंडिकेटर, दैट इज कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज डाई है। देखिए मिथाइल ऑरेंज डाई क्या करती है, एसिड में जब इसको डालते हैं तो ये देती है आपका रेड कलर, और बेस में जब इसको डालते हैं तो ये आपको देती है येलो कलर, ठीक है, पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है येलो कलर, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिनोल्फथलीन आपको याद है ना, एक और कर लेते हैं, फिनोल्फथलीन जो कि कैसा कलर देगी आपका, अगर ये आपके एसिड है तो यहाँ पे ये दे देगी आपको कलरलेस, ये कैसा करेगी, कलरलेस करेगी। और ये ही अगर बेस लिया है आपने और उसमें आप फिनोल्फथलीन डाल देंगे तो ये आपको देगी कौन सा कलर, पिंक कलर। तो पिंक कलर आएगा बेस के साथ, एसिड के साथ आएगा कलरलेस। फिनोल्फथलीन की बात कर रही हूँ मैं, फिनोल्फथलीन, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट होता है जब वो एसिड में डाला जाता है, और रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट करते हैं जब वो बेस में ऐड करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि हमने मेटल को हमने क्या करना है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करना है, तो हमें दोनों के साथ रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इसका राइट आंसर है हमारा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैच फायर। देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखा था, पूछा जा रहा था कि कौन सी नॉन मेटल है जो कि कैच कर देती है फायर को। तो नॉन मेटल पूछी है तो आपको पता है फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, और हम इसको यूज़ करते हैं माचिस की तीलियों के अंदर, मैच स्टिक बॉक्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। और ये क्योंकि कैच करती है फायर, तो आपको पता है वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ये सारे डिफरेंट टाइप के फॉस्फोरस होते हैं।
तो याद रखेंगे P4 ये में एग्जिस्ट करता है ये, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है। सल्फर भी नॉन मेटल है लेकिन कैच नहीं करती है फायर। सोडियम जो कि एक मेटल है तो ये नहीं होगा, और नाइट्रोजन तो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर के साथ यहाँ पे ऑप्शन में सोडियम राइट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द प्लास्टिक दैट यूज टू कोट यूनिफॉर्म फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ। तो आपको पता है ये ऑप्शन में PVC जो कि एक थर्मो प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, आग पकड़ लेगा। PET थर्मोप्लास्टिक है, टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है, मेलामाइन क्या है, एक आपका थर्मोसेटिंग है। तो ये जो है वो फायर को कैच नहीं करेगा, सो दैट इट यूज बाय फायर प्रूफ यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फाइबर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। ये क्वेश्चन भी करवाया गया था वीडियो के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल पूछी है तो राइट आंसर है ब्रोमीन, राइट आंसर है हमारा ब्रोमीन। इसके अलावा हमारी जो मरकरी है वो आपकी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। इसके अलावा याद रखेंगे गैलियम, इसको हम बोलते हैं पाम मेटल है ना, गैलियम पाम मेटल, मरकरी रूम टेम्परेचर लिक्विड मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा पूछा गया था कि एक शिप है सेलिंग इन द पैसिफिक ओशियन, मतलब कि इसमें जो है वो सेल करवाई जा रही है कहाँ पे, प्रशांत महासागर में गुब्बारों की, जहाँ पे टेम्परेचर है 23.4 डिग्री सेल्सियस, और एयर कितनी भरी है, 2 लीटर की एयर उसमें भरी गई है। इसके अलावा फिर वो शिप जो है वो कहाँ आ जाती है, इंडियन ओशन के पास, जहाँ पे टेम्परेचर है 26.1, और आपसे वॉल्यूम पूछा है उसका, बैलून का वॉल्यूम पूछा है, यानी कि V2 पूछा है आपसे। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा, चार्ल्स लॉ क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हम यहाँ पे इसको अगर हटाएंगे तो ये आएगा K कांस्टेंट, और इस तरह से V ओवर T इज इक्वल टू V, इसको हम V1 मानेंगे, इसको T1 मान लेंगे, V2 ओवर T2। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसकी, V2 की, और V2 यहाँ पे कितना रहेगा, पूरा कैलकुलेशन करने से हमें मिलेगा V2 इज इक्वल टू 2.08 लीटर, 2 पॉइंट, यानी कि A ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंसीडर दी फ्लोरीन आयोडीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन इन दी ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या करना, गेन करना। रिडक्शन मतलब गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, फ्लोरीन, देन उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोरीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उसके बाद आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया था कि एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम जो करेक्ट मेटालिक ऑर्डर। तो मेटालिक ऑर्डर जो है वो करेक्ट किसका होगा, देखिए अगर हम इनको अरेंज करें तो ये हमारे पास मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है 12, एल्यूमिनियम का 13, और उसके बाद आता है, उसके ऊपर आती है बोरोन, है ना, ऐसे होता है ना। ये देखिए बोरोन ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है, और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19 है, ये इसके नीचे आएगा इस तरह से। तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पे मेटालिक करैक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। तो सबसे अच्छी मेटल कौन हुई, आपकी हुई पोटाशियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लास्ट में आएगा बोरोन। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेम द एसिड दैट प्रेजेंट इन द स्पाइनिक। पालक के अंदर कौन सा एसिड है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑक्सैलिक एसिड। रिपीटेड क्वेश्चन है, और बाकी एसिड भी आपने ध्यान रख लेने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, तो इसका राइट आंसर है लाइकन से लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग
which part of the flame is used for goldsmith for melting the gold and silver, यानी कि AU यानी कि गोल्ड, AU और AG है ना, गोल्ड और सिल्वर को अगर आपने मेल्ट करना है तो आप फ्लेम का कौन सा पार्ट यूज़ करोगे। तो देखो इसमें पिक्चर में दिखाया गया है जो सबसे बाहरी पार्ट होता है फ्लेम का, ये कैसा है, ये कंप्लीट कंबस्शन दिखाता है। कैसा है ये, कंप्लीट कंबस्शन है, ये बहुत जल्दी ये पूरा जल जाता है मतलब। तो आउटर जोन हम इसका राइट आंसर मान सकते हैं, आउटर जोन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है 1,50,000 किलो जूल पर केजी। उसके बाद है एलपीजी की 55,000, लेकिन ऑप्शन में दे रखा था कैरोसिन, बायोगैस, एलपीजी और पेट्रोल। तो इसके हिसाब से तो एलपीजी सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो एलपीजी इसका राइट आंसर था। नेफ्थलीन की बॉल आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार यूज़ एज ए, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए माउथ रिपेलेंट, माउथ रिपेलेंट की तरह काम करता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ यूज एज ए एंटासिड। तो देखेंगे आप सभी को पता है हमारे हॉस्पिटल में मैक्सिमम टाइम हमें रेंटिडिन ही दी जाती है, और प्रोंटोसिल जो है वो एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे कोडीन दे रखी है, तो कोडीन आपके कफ सिरप वगैरह में भी डल जाती है, और ये इसको जब हम यूज़ करते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नींद लगती है। तो ये कैसा है, एक हिप्नोटिक, कैसी है, हिप्नोटिक टाइप की है। इसके अलावा एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर की तरह भी काम करती है। ठीक है, तो कोडीन आपकी कैसी है, एनाल्जेसिक में आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। आपको पता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज कर जाता है, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे, तो राइट आंसर होगा यूरिया। यूरिया जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है NH2C+O NH2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है some drugs bind to the site other than active sites of the enzyme, this is known as। देखिए जैसे मान लो हमारा ये कोई इस तरह से ये एंजाइम का शेप है, दिस इज कॉल्ड एंजाइम, और यहाँ पे देखो ये जो मैंने साइट बनाई इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है आपकी एक्टिव साइट। कौन सी साइट, एक्टिव साइट। और इसी के साथ इसमें एक एक्स्ट्रा साइट भी देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। अब ये जो एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये एलोस्टेरिक साइट जो है यहाँ पे अगर मान लो कोई भी आपका सबस्ट्रेट, जिसको हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोल दो या फिर रिएक्टेंट बोल दो, वो अगर इस एरिया में आके चिपक रहा है जाके, है ना, रादर देन कि वो एक्टिव साइट पे नहीं जाके इस एलोस्टेरिक साइट पे जाके अडहियर कर रहा है ना, तो इससे क्या होगा, इस एंजाइम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो आपसे यही पूछा था कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई भी दवाई खाते हैं, तो वो एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ने के अलावा वो किसी दूसरी साइट पे जुड़ जाती है, तो वो साइट कौन सी है, तो हमें वो याद रखनी पड़ेगी, दैट इज़ योर एलोस्टेरिक साइट। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला था आपका कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 अल्फा ग्लूकोज एंड C2 बीटा ग्लूकोज इज फाउंड। तो देखेंगे अल्फा ग्लूकोज है ना, और बीटा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज दे रखा है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे लिंकिंग होती है उस लिंकिंग को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से एक डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है, और वो डाइसैकेराइड का नाम क्या है, सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि हमें ट्रिक याद रखना है, स्वीट गर्लफ्रेंड, बहुत बार बताती हूँ अपनी वीडियो में कि स्वीट बन गया सुक्रोज, चीनी को सुक्रोज बोलते हैं, और गर्ल से बन गया ग्लूकोज, और फ्रक्टोज दोनों के मिलने से बन गया आपका क्या, सुक्रोज। राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। इसके अलावा माल्टोज है, माल्टोज आपको ध्यान रखना है गलूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है माल्टोज बाई लिंकिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, लैक्टोज एक आपका कैसा शुगर है, लैक्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज,
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बन जाता है लैक्टोज, मिल्क शुगर इसको बोलते हैं। ग्लूकोज जो कि एक मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। तो ध्यान रखना आपने। अमाइलोज क्या है? अमाइलोज जो है वो किसका कंपोनेंट है? हमारे स्टार्च का कंपोनेंट है अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं, कैसे आपने अपना पेपर तैयार करना है कल वाला। ठीक है, अभी परसों है आपका एग्ज़ाम, तो चलो फिर भी आपने इस तरह से आपने तैयारी करनी है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे आ जाएं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।